हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी कॉर्नर। फ्रेंड्स, हमारी ये एनसीईआरटी साइंस की क्लास है जिसमें हम क्लास 7th की साइंस को डिस्कस कर रहे हैं। आज उसी सीरीज़ में ये लास्ट चैप्टर रहेगा एनसीईआरटी क्लास 7th साइंस का। तो इस लास्ट चैप्टर को आज हम फिनिश करके कल से हमारा क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियोस ना देखे हों, इससे पहले हमने क्लास 6 की साइंस को पूरा चैप्टर वाइज डिस्कस किया था, वो देख लीजिएगा। फिर क्लास 7th के इस चैप्टर से पहले हमने 17 चैप्टर को डिस्कस किया हुआ है, तो वो सारे चैप्टर्स को देख लीजिएगा क्योंकि बेहद ही हेल्पफुल होगा आगे की क्लासेस के चैप्टर्स को पढ़ने में। सारी ही चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेट है, तो हर वीडियो में मैं यही एक बात कहती हूँ कि पीछे की चीज़ें देख के ही आगे बढ़िएगा, वरना एक जो कॉन्सेप्ट बनता है वो बन नहीं पाएगा। आप रट तो लेंगे लेकिन वक्त के साथ वो चीज़ें भूल जाएंगे। तो बिल्कुल चैप्टर वाइज क्लास वाइज चलिए, आसान रहेगा आपको भी एग्ज़ाम के लिए आपके। तो एनसीईआरटी का सिलेबस काफ़ी हेल्पफुल होता है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो इसके लिए कोई ये नहीं है कि हम एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या रेलवे की तो क्या पढ़ें। तो हर चीज़ के लिए एनसीईआरटी का जो बेसिक सिलेबस है वही दिया होता है। उसके बाद आपको कुछ स्पेसिफिक बुक्स बताई जाती है, वो पढ़ लीजिए तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम अपने इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूँगी कि वीडियो में अंत तक बने रहा करिए, और अगर वीडियो अच्छा लग जाया करे तो वीडियो को लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। ये बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत कम चीज़ें हैं इसमें जानने वाली, तो 15 से 20 मिनट में ये चैप्टर फिनिश हो जाना है। जल्दी जल्दी हम इसे देख लेंगे। दोनों ही लैंग्वेज में मैं चीज़ों को बता रही हूँ, इसलिए आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। चैप्टर का नाम है अपशिष्ट जल की कहानी, मतलब वेस्ट वाटर स्टोरी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो सबसे पहले अपशिष्ट जल किसे कहते हैं, वेस्ट वाटर किसे कहते हैं, यही जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो झाग से भरपूर जो तेल मिश्रित हैं, काले भूरे रंग का जल होता है जो सिंक से निकलता है, आपके घरों के शौचालय से निकलता है, लॉन्ड्री से निकलता है, बहुत सी फैक्ट्रियों से निकलता है और वो नालियों के द्वारा बहता रहता है। तो उसी जल को हम क्या कहते हैं, वेस्ट वाटर या अपशिष्ट जल की श्रेणी में रखते हैं। जल जो है वो हमारी क्या होती है, जीवन रेखा होती है। आगे उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि एक रिपोर्ट के अनुसार 1 अरब से अधिक व्यक्तियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। इसके कारण विश्व की जनसंख्या का बहुत बड़ा भाग जल संबंधित रोगों से पीड़ित है। तो एक रिपोर्ट जो आई हुई है उसके अकॉर्डिंग बताया गया है हमारी एनसीईआरटी में कि 1 अरब से भी अधिक व्यक्ति उनको प्योर वाटर नहीं मिल पा रहा है पीने के लिए, मतलब वो ऐसे वाटर का यूज कर रहे हैं जो प्योर नहीं है, जो उनके लिए सेफ़ नहीं है। तो इस वजह से क्या है, वो बहुत सी जल से रिलेटेड जो डिजीज़ होती हैं उससे इन्फेक्टेड हैं और बहुत से लोगों की उससे मृत्यु भी हो रही है। जैसा कि 16 चैप्टर में आपने पढ़ा है कि बहुत सी जगह क्या है, जल की बहुत ज़्यादा किल्लत है। वहाँ पर कई किलोमीटर दूर महिलाएं और बच्चे पैदल जाके पानी को ले आते हैं अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में के लिए। तो ये चीज़ें हम 16 चैप्टर में, इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सी चीज़ पढ़ चुके हैं। यहाँ पे बताया गया है विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये तो हमने 16वें चैप्टर में पढ़ा था। उसके आगे की थोड़ी सी स्टोरी बताई गई है कि विश्व जल दिवस 22 मार्च 2005 को संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली ने 2005 से 2015 की अवधि को जीवन के लिए जल पर कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में घोषित किया था। तो जो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन है, एक असेंबली के द्वारा उन्होंने जो अंतर्राष्ट्रीय दशक के रूप में 2005 से 2015 के बीच के वर्ष को घोषित किया था, और इसके लिए इन्होंने जीवन के लिए जल पर कार्य किया था। इस दशक में किए जाने वाले सभी प्रयासों का उद्देश्य क्या था, उन व्यक्तियों की संख्या को घटाकर आधा करना जिन्हें सुरक्षित पेयजल नहीं मिल रहा है। जल की सफाई करने के प्रक्रम में जल के जल स्रोतों में प्रवेश अथवा उनके पुनः उपयोग से पहले उसमें से प्रदूषकों को अलग करना सम्मिलित है। तो जो जल की सफाई का प्रोसेस होता है वो क्या होता है कि जो नालियों में वेस्ट वाटर, जो गंदा वाटर, इम्प्योर वाटर बह रहा है, जो नदियों में हमारे मिल रहा है, तो उसको नदियों में मिलाने से पहले क्या किया जाए, प्योर किया जाए, ताकि और ज़्यादा पानी प्रदूषित ना हो, और प्योर होने के बाद उसको हम यूज कर सकें, उसका री यूज कर सकें। अपशिष्ट जल के उपचार का यह प्रक्रम, इसे ही क्या कहते हैं, वाहित मल उपचार कहते हैं। मतलब जो वेस्ट वाटर है, जो फालतू का वाटर, जो इम्प्योर वाटर है कह लीजिए,
का जो क्लियर जो साफ़ सफाई करने की प्रोसेस है वही क्या है, वाहिद मल उपचार कहलाता है। तो ये चीज़ था। अब इसके बाद आगे बताया गया है कि यह अनेक चरणों में संपन्न होता है। फिर वाहिद मल क्या है, वाहिद मल के बारे में बताया गया है कि वाहिद मल क्या है। तो वाहिद मल की बात की जाए तो व्हाट इज सीवेज, जिसे आप कहते हैं सीवेज मल क्या होता है, जो घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उद्योगों के और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाला अपशिष्ट जल होता है, वही हमारा सीवेज कहलाता है। इसमें वर्षा जल भी सम्मिलित है जो तेज़ वर्षा के समय गलियों में बहता है। सड़कों और छतों से बहकर आने वाला वर्षा जल अपने साथ हानिकारक पदार्थों को ले आता है। वाहिद मल द्रव्य रूपी अपशिष्ट होता है। इसमें अधिकांश जल होता है जिसमें घुले हुए और निलंबित अपद्रव्य होते हैं। ये अपद्रव्य क्या कहलाते हैं, संदूषक कहलाते हैं। तो ये भी चीज़ें याद रखिएगा कि इन्हें क्या कहते हैं, संदूषक कहते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि सीवेज इज अ वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय होम्स, इंडस्ट्रीज, हॉस्पिटल्स, ऑफिस एंड अदर यूजर्स। इट आल्सो इंक्लूड्स रेन वाटर दैट हैज़ रन डाउन द स्ट्रीट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और हैवी रेन, द वाटर दैट washes off roads and rooftops carries harmful substances with it. Sewage is a liquid waste. Most of it is water which has dissolved and suspended impurities. तो ये चीज़ें हमने जानी सीवेज के बारे में। अब इसके बाद आगे एक एक्टिविटी बताई गई है। यहाँ पे बताया गया है कि जो वाहिद मल होता है एक जटिल मिश्रण होता है जिसमें निलंबित ठोस, कार्बनिक और अकार्बनिक अशुद्धियाँ, पोषक तत्व, मृत जीवी और रोगवाहक जीवाणु और अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं। तो वाहिद मल में हमारी कई जो सीवेज होता है उसमें बहुत वो कॉम्प्लेक्स होता है, मिक्सचर का, बहुत सी चीज़ों का मिक्सचर होता है वो। उसमें ये सॉलिड होता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सैप्रोफाइट्स और कुछ ऐसे बैक्टीरिया और माइक्रोब्स होते हैं जो कि डिजीज को कॉज करते हैं। इन अशुद्धियों के कुछ सामान्य उदाहरण आपको बता दिए गए हैं। जो कार्बनिक अशुद्धियाँ हैं वो मानव मल, जैविक अपशिष्ट पदार्थ, तेल, यूरिया, पीड़कनाशी, शाकनाशी, फल और सब्जी, कचरा इत्यादि हमारी कार्बनिक ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ के अंतर्गत आती हैं। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ की बात की जाए तो इसके अंतर्गत केमिकल्स आते हैं जैसे नाइट्रेट हो गया, फॉस्फेट हो गया और धातुएँ भी आती हैं। पोषक तत्वों की बात की जाए, न्यूट्रिएंट्स की, तो फॉस्फोरस और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ आते हैं। और बैक्टीरिया जो हमारे इसमें मिले होते हैं वो क्या करते हैं, हैजा और टाइफाइड इत्यादि रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। कुछ अन्य सूक्ष्म जीव जो कि पेचिश इत्यादि रोग को उत्पन्न करते हैं, ये सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे वाहिद मल में घुले हुए होते हैं। अब जल शोधन एक घटनापूर्ण यात्रा, इसके अंतर्गत हमारे काम की जो चीज़ है हम वो देखते हैं। यहाँ पे वाटर फ्रेशनेस की बात की गई है, जल शोधन की बात की गई है। यहाँ पे बताया गया है कि बड़े और छोटे पाइपों का एक जाल दिखाई देगा जिसे सीवर कहते हैं। तो ये ज़मीन के अंदर जो पाइप लाइनों का जाल होता है जिससे वाहिद मल और जो वेस्ट वाटर है वो बहता है, उसे सीवर कहते हैं, जो मिलकर मल विसर्जन की व्यवस्था करता है। यह एक परिवहन तंत्र की तरह कार्य करता है। तो जिस तरह आपकी बॉडी में परिवहन तंत्र का कार्य होता है वैसे ही इन पाइपों का जो कि एक जाल नुमा होता है वो कार्य होता है। ये वाहिद मल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करते हैं। मल व्यवस्था में मेन होल सामान्यतया प्रति 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पर दो अथवा अधिक सीवरों के संधि स्थल पर अथवा उन स्थानों पर स्थित होते हैं जहां दिशा में परिवर्तन होती है। तो जो सीवर लाइन होती है वहाँ पे उस लाइन में बीच बीच में कई मेन होल बनते हैं जहाँ पर कुछ जो जिसकी साइज बता दी गई है 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी पे ये मेन होल स्थित होते हैं। और ये कहाँ कहाँ होते हैं, ये सीवरों की संधि स्थल में अथवा उन स्थानों पर स्थित होते हैं जहाँ दिशा में परिवर्तन होता है। तो ये चीज़ें थी। अब इसके बाद आगे आ जाते हैं और देख लेते हैं हमारे काम की क्या चीज़ है। तो ये सारी तो एक्टिविटी दी गई है बच्चों के लिए। हम एक जो हमारे इम्पोर्टेंट की चीज़ें हैं वो चीज़ें आगे आपको मिल जाएंगी। आगे यहाँ पे बताया गया है कि जो हम
गंदे संदूषित पेयजल का यूज करते हैं उनसे क्या क्या बीमारियां हो जाती हैं, तो उनसे हैज़ा, टाइफाइड, पोलियो, मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस और पेचिस जैसे रोग होते हैं। तो ये चीज़ें आपको जल से रिलेटेड कुछ बीमारियां हैं वो बता दी गई हैं। फिर वाहित मल निपटान की वैकल्पिक व्यवस्था क्या हो सकती है, ये बताया गया है कि स्वच्छता की स्थिति सुधारने के लिए कम लागत के यथास्थान वाहित मल निपटान तंत्रों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके कुछ उदाहरण हैं सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्टिंग पिट आदि का उपयोग है। सेप्टिक टैंक उन स्थानों के लिए उपयुक्त है जहां मल वहन की व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे स्थान जैसे गांवों में अभी सीवर पाइपलाइन की व्यवस्था नहीं है, तो वहां पर एक ऐसे टैंकर की व्यवस्था की जाती है जहां पर जो मल होता है वो उसे उस टैंक में इकट्ठा कर सके, भर सके, ताकि वो वाहित मल जो है वो इधर उधर गंदगी को न फैलाएं। तो ये कुछ कम लागत के यथास्थान वाहित मल निपटान के तंत्र होते हैं, ये चीज़ें बताई गई हैं। कंपोस्टिंग पिट होता है, मतलब एक गड्ढा बना दिया जाता है, उसमें क्या होता है वाहित मल या कचरा इत्यादि को इकट्ठित किया जाता है, फिर उसको खाद के रूप में परिवर्तित किया जाता है। तो इस तरह से भी वाहित मल का निपटान किया जाता है। मल वाहन की व्यवस्था नहीं है, जैसे जो सेप्टिक टैंक होता है ये उन जगहों पे स्थापित किया जाए जहाँ पर जो सीवर पाइपलाइन है उसकी व्यवस्था नहीं है, जैसे हॉस्पिटल हो गया, अलग अलग बने भवन हो गया, और गाँव इत्यादि में इन चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए। सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता के बारे में बता दिया गया है, ये सारी चीज़ें आपको पता भी होंगी। तो हमारे काम का इस चैप्टर में देखा जाए ओवरऑल तो कुछ भी नहीं था, बस एक वर्ल्ड वाटर डे के बारे में जो बताया गया था वो था, और सीवेज क्या होता है ये चीज़ें थी। एक यहाँ पे बहुत ही प्यारा कोटेशन लिखा हुआ है महात्मा गांधी के द्वारा कि मानवीय और पथ प्रदर्शक कार्य प्रारंभ करने के लिए किसी को भी किसी दूसरे का मुंह नहीं देखना चाहिए। तो सबको अपने हिसाब से अपने लेवल का जो साफ़ सफाई से संबंधित कार्य है वो करना चाहिए, एक दूसरे को देखना नहीं चाहिए कि वो नहीं कर रहा है तो मैं क्यों करूँ, ये चीज़ें हैं। बाकी अब चैप्टर की समरी जो ओवरऑल इस चैप्टर में है वो यही है कि जो प्रयुक्त जल अपशिष्ट जल कहलाता है, जिसका पुनः उपयोग किया जा सकता है। घरों, उद्योगों, कृषि कार्य, खेतों और अन्य मानव क्रियाकलापों में उपयोग किया जल अपशिष्ट जल को जनित करता है, यह वाहित मल कहलाता है। वाहित मल द्रव्य रूपी अपशिष्ट पदार्थ होता है जो जल और मृदा का प्रदूषण करता है। अपशिष्ट जल को वाहित मल उपचार संयंत्र में उपचारित किया जाता है। तो ये था, कुछ आगे और चीज़ें दी गई हैं कि उपचार संयंत्र अपशिष्ट जल को किसी निश्चित स्तर तक प्रदूषकों से मुक्त कर देते हैं ताकि प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा उसमें शेष रह गए प्रदूषकों का निपटान हो सके। जहाँ भूमिगत मल व्यवस्था तंत्र और कचरा निपटान तंत्र उपलब्ध नहीं है, वहाँ कम लागत के यथास्थान स्वच्छता तंत्र को अपनाया जाए। जैसे जो हमने ऊपर सेप्टिक टैंक देखा, इस तरह से चीज़ों का यूज किया जा सकता है। अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद आपंक और बायोगैस है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये हमने अपने चैप्टर में नहीं पढ़ा था। इसके बाद बताया गया है आगे आपको कि खुली नाली व्यवस्था मक्खी, मच्छर और अन्य ऐसे जीवों के लिए प्रजनन स्थल प्रदान करती है जो रोग उत्पन्न करती है। तो हैजा जैसे रोग जो है इन्हीं वजह से होता है। तो खुली नालियों को आप ढक के रखिए, कोशिश करिए आसपास कहीं भी पानी ना इकट्ठा हो। गंदा पानी कहीं इकट्ठा है तो वहाँ पर मच्छर पनपेंगे और वो बीमारियों को पैदा करेंगे। तो हमें खुले में मलत्याग भी नहीं करना चाहिए। कम लागत विधियों को अपनाकर मल का सुरक्षित निपटान संभव है। तो खुले में मलत्याग ना करिए, इससे गंदगी फैलती है, जो बैक्टीरिया है वो फैलते हैं और वो आपको बीमार कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो इस चैप्टर में यही इतना था, बहुत कम चीज़ें थी। ये चैप्टर के साथ हमारा क्लास 7th NCERT भी ख़त्म होता है यहीं पर। कल से हम क्लास 8th की NCERT को शुरू करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में से, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन के बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।